कैसे हो सभी लोग। सभी को मेरा नमस्ते। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे साउथ की इंटेंस थ्रिलर फिल्म द रोड के बारे में, जिसमें त्रिशा कृष्णन मुख्य भूमिका में है। यह एक ऐसी कहानी है जो एक नेशनल हाईवे पर होने वाले रहस्यमय सड़क हादसों के इर्द गिर्द घूमती है। असल में ये हादसे नहीं बल्कि सुनियोजित हत्याएं होती हैं। यह फिल्म दो समानांतर कहानियों को जोड़कर एक दिल दहला देने वाली मिस्ट्री को सामने लाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि मीरा ने अपने परिवार के साथ हुए धोखे का बदला कैसे लिया। ये मीरा को दिखाया जाता है। पति आनंद जो एक वन्यजीव फोटोग्राफर है और बेटे कविन के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही है। मीरा प्रेग्नेंट भी है। उनके जीवन में एक और खुशी आने वाली है। परिवार कविन के जन्मदिन के लिए कन्याकुमारी की रोड ट्रिप प्लान करता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह है कि मीरा को लंबा सफ़र नहीं करना है। मीरा अपनी प्रेगनेंसी के कारण रोड ट्रिप पे नहीं जा पाती है। वह भारी मन से आनंद और कविन को भेजती है। सफ़र के दौरान उनकी कार एक दुर्घटना की शिकार हो जाती है, जिसमें आनंद और कविन दोनों की मौत हो जाती है। यह दुर्घटना दूसरी साइड से आ रहे एक बिजनेसमैन गंगाधर की कार से होती है। गंगाधर की कार के आगे दो बाइकर आ जाते हैं, जिससे उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर क्रॉस करके आनंद की कार को ठोंक देती है। गंगाधर भी इस दुर्घटना में मारे जाते हैं। मीरा की दोस्त उमा इस एक्सीडेंट की खबर मीरा को देती है। मीरा तुरंत भाग कर आती है। अस्पताल में जब मीरा अपने पति आनंद एवं बेटे कविन की मौत की खबर सुनती है तो वो कोमा में चली जाती है। पुलिस बस इसे भी एक सामान्य रोड एक्सीडेंट बताकर केस फाइल बंद कर देती है। इसी बीच एक और समानांतर कहानी चलती है, जो एक ईमानदार कॉलेज प्रोफेसर माया की है। एक सन की छात्रा जिसका नाम होता है पद्मा प्रिया उससे एक तरफा प्यार करती है। वो माया के पीछे पागल है। 2 सालों से उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन प्रोफेसर एक छात्र और अध्यापक के रिश्ते को बदनाम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वो लड़की अपना एग्जाम बीच में छोड़कर माया के पीछे लाइब्रेरी पहुंच जाती है। अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन माया सर उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सन की छात्रा अपने अहम पे ले लेती है और माया पर यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाती है, जिससे माया की प्रतिष्ठा और नौकरी सब चला जाता है। उसके पिताजी ने उसे पढ़ाने के लिए लगभग पूरे गांव से कर्ज ले रखा था। इस अपमान और भारी कर्ज के कारण माया और उसके पिताजी की जिंदगी तो नरक बन जाती है। यहाँ दोस्तों हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति के झूठ ने एक किसी हंसते खेलते परिवार की जिंदगी ही बर्बाद कर दी है। उनके वर्षों की बनी बनाई इज्जत और खुशियों को पल भर में ख़त्म कर दिया है। हे ईश्वर, ऐसा अन्याय कोई किसी के साथ ना करे और ना ही ऐसा अन्याय किसी के साथ हो। इधर मीरा भी अपने ट्रॉमा से जूझ रही है। एक एक्सीडेंट ने उसका तो बसा बसाया संसार ही उजाड़ दिया है। मीरा सोते जागते हर समय अपने पति और बेटे को ही देखती है। उसके दुख दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मीरा एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई है। उस फ्रस्ट्रेशन में वह स्वयं को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सही समय पर उसकी दोस्त उमा आ जाती है, जिसने मीरा की जान बचाई। और उमा ने मीरा को काफ़ी समझाया, तब जाके मीरा को फिर से जीने की उम्मीद दिखती है। आगे मीरा उमा के साथ दुर्घटना वाली जगह आती है। वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करती है। वहाँ उसे कविन का एक खिलौना मिलता है। तभी बारिश होने लगती है। उमा की कार स्टार्ट नहीं होती है। उसी समय जंगल रोज नामक एक महिला दोनों को अपने साथ अपने घर ले जाती है। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि इस रोड पर ना जाने तुम्हारे जैसे कितने परिवार उजड़ गए हैं। मैंने कितने परिवारों को उजड़ते देखा है। भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा। मीरा को उसकी बात सुनकर कुछ कुछ शक होता है। सोते समय मीरा को अपने पति आनंद
और बेटा दिखाई देता है जो उसे बुला रहे होते हैं। मीरा की नींद अचानक टूट जाती है। उसे फिर से नींद नहीं आती है। वह उसी जगह पहुंच जाती है जहां उसके पति की कार का एक्सीडेंट हुआ था। तभी एक कार वाला दिखाया जाता है, पेट्रोल भरवा रहा था। वो फ़ोन पर रुपयों की बात करता है जो कार में हैं। उसके जाने के बाद पेट्रोल पंप वाला किसी को मैसेज करता है। आगे उसका एक्सीडेंट हो जाता है वहीं पर जहां मीरा खड़ी होती है। मीरा दौड़ कर जाती है उसकी मदद के लिए। वो आदमी बहुत घायल होता है। मीरा दूसरों से मदद मांगने के लिए इधर उधर दौड़ती है। जब वो वापस आती है तो देखती है वो आदमी और वो कार दोनों से वहाँ से गायब हैं। ये नज़ारा देख एक पल के लिए मीरा चकरा जाती है। मीरा सोचती है कहीं यह उसका भ्रम तो नहीं है। लेकिन मीरा जब अपने दिमाग पर जोर डालती है तो उसको समझ में आता है कि ये उसका भ्रम नहीं बल्कि वास्तविकता है। लुटेरों को झाड़ियों के पीछे छुपा दिखाया जाता है। मीरा के जाने के बाद वे लुटेरे उस व्यक्ति और कार दोनों को जला देते हैं। मीरा उमा और रोज के संग पुलिस स्टेशन जाती है। पहले तो एसआई ध्यान ही नहीं देता है, रोज पर भी चिल्लाता है, मामला टालने की बात करता है। लेकिन जब उमा डीएसपी से बात करने की बात कहती है तो एसआई हेड कांस्टेबल सुब्रमण्य के साथ उसी जगह पहुंच जाता है, छानबीन करता है। कार तो कहीं है नहीं तो वो भड़कता है, लेकिन सुब्रमण्य इस पर नज़र डालते हैं। उन्हें मीटर जो लगा होता है उस पर लाल निशान मिलता है। वो मीरा से पूछते हैं कार कैसी थी, लाल थी। मीरा हामी भरती है। हेड कांस्टेबल सुब्रमण्य और उमा के साथ पाकर मीरा अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है। इसी के साथ दोस्तों इधर जो समानांतर कहानी चल रही है उसे दिखाया जाता है। इस कहानी में भी माया मीरा की तरह ही अपने ट्रॉमा से लड़ रहा है। अपने पिता का कर्ज जिसे उसे पढ़ाने के लिए लिया था उसके पिता ने वो अदा नहीं कर सकता है क्योंकि अब उसकी नौकरी चली गई, उसकी इज्जत चली गई, सब कुछ धूल में मिल चुका है। उसका दोस्त सिल्वा उसे एक व्यक्ति के पास ले जाता है जो 6 लाख रुपए उससे मांगता है और कहता है एक गवर्नमेंट कॉलेज में तुम्हें प्रोफेसर की नौकरी दिला दूंगा। माया ये बात सुनकर भड़क जाता है क्योंकि उसके पिताजी के पास तो अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन उसका दोस्त सिल्वा उसे समझाता है, माया अगर तेरे पास पैसा होगा तो तू सबका पैसा अदा कर सकता है और इस पैसे के लिए तुझे नौकरी चाहिए, बगैर पैसे के कुछ भी नहीं होता है। फिर उसके पिताजी अपना बचा हुआ घर भी गिरवी रखना चाहते हैं, लेकिन अन्य जो कर्ज देने वाले होते हैं वो सब आकर बहुत हंगामा करते हैं, उसके पिताजी को बुरा भला भी कहते हैं। माया सबको शांत करता है और कहता है जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं सभी का पैसा ब्याज के साथ अदा कर दूंगा। अगर मेरे पास पैसा होगा तभी तो अदा कर पाऊंगा और पैसा के लिए मुझे नौकरी चाहिए। तो वो सब मान जाते हैं। माया के पिताजी वो घर गिरवी रख कर माया को 6 लाख रुपए दे देते हैं। माया वो रुपए लेकर उस व्यक्ति को देता है। वो व्यक्ति माया को लेकर मंत्री के पास जाता है। मंत्री माया से एग्ज़ाम निकालने की बात कहते हैं और कहते हैं बाकी मैं सब देख लूँगा। माया तैयारी में जुट जाता है। उसे उम्मीद की एक नई किरण नज़र आती है। लेकिन दोस्तों एक कहावत सुनी होगी कि जब किस्मत में कोड़े बंधे हों तो फिर पकोड़े कौन खिला सकता है। यही माया के साथ होता है। पैसा लेने वाला मंत्री ही मर जाता है। जो नया मंत्री बनता है वो पुनः पैसों की मांग करता है। अब तो हद हो चुकी थी। माया अपने पिताजी को रोते हुए इस घटना के बारे में बताता है। उसके पिताजी तो अंदर से टूट जाते हैं। सारे कर्जदार उस पर हावी हो जाते हैं। पहले से ही तमाम बदनामी हो रखी थी, अब पिताजी की तो हिम्मत टूट ही जाती है। वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। सिल्वा माया को अपने घर में छुपा लेता है क्योंकि कर्जदार उसका जीना हराम कर रखे थे। उसे जब देखो तब ताने मार रहे थे। माया भी अंदर से टूट चुका था, हरदम वो रोता रहता था। उसका जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। वो भी एक सड़क पे जाता है और ट्रक के सामने आ जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मीरा पर। मीरा तिरुनावेली जा रही होती है। उमा उसे रोकती है।
मीरा उसे दिखाती है कि इंडिया में जब से 4 लेन कॉन्सेप्ट आया है, एक्सीडेंट में भारी कमी हुई है, लेकिन इस NH-44 के इस पर्टिकुलर एरिया में लगातार एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है। ये सामान्य नहीं है, सारी हत्याएं हैं जिन्हें बड़ी चालाकी से एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया है। अब मीरा विक्टिम फैमिली मेंबर से मिलती है और जब फैमिली मेंबर से मिलती है तो उसको एक बात सामने आती है जिसे जानकर वो बहुत हैरान होती है, क्योंकि ज़्यादातर जिन कारों का एक्सीडेंट, जिन गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था, तो उन सब में सोना या पैसा था और कुछ में तो कंप्लेन ही नहीं की गई थी। जिनमें कंप्लेन हुई तो उसमें पुलिस रिकवरी भी नहीं कर पाई। इधर एसआई को दिखाया जाता है जो मीरा और गंगाधर के बेटे में समझौता कराना चाहता है, क्योंकि गंगाधर का बेटा मीरा को कुछ रुपए देकर मामला रफा दफा करने को कहता है। वो कहता है मेरे पिताजी भी वापस नहीं आएंगे। मीरा पैसे लेने से मना कर देती है और गंगाधर के बेटे से कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि कभी पीकर नहीं चलाओगे। वो कहता है ठीक है, लेकिन गंगाधर का बेटा कहता है मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि उस दिन मेरे पिताजी ने कोई शराब वराब नहीं पी रखी थी। अब मीरा थोड़ा सनक जाती है। वो पोस्टमार्टम करने वाले से मिलती है, जहाँ उसे पता चलता है कि गंगा के गैस्ट्रिक जूस में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ब्लड सैंपल में, यूरिन में और किसी भी टिश्यू अर्थात ऊतक में कोई अल्कोहल नहीं था। ऐसा लगता है कि शराब पचने से पहले ही गंगाधर की मौत हो गई थी। मीरा डॉक्टर से पूछती है ये कैसे संभव है? तो वो कहते हैं किसी एक्सपर्ट को हायर कर लो जो गंगाधर की गाड़ी की जांच करेगा। अगर वहाँ पर शराब का कोई भी ट्रेस नहीं मिला तो इसका मतलब है फिर गंगाधर की बॉडी में अल्कोहल उनके मरने के बाद जबरन डाला गया है। मीरा यही करती है और बात सही निकलती है। गाड़ी में कहीं पर भी किसी अल्कोहल का कोई ट्रेस नहीं मिलता है। अब ये स्पष्ट हो गया था कि गंगाधर की बॉडी में जो शराब है, अल्कोहल है, उनकी मौत के बाद डाला गया था। अब मीरा और सुब्रमण्य उस वार्ड बॉय को पीछा करते हैं। उससे पता चलता है कि ये एक सीक्रेट और अत्यंत ऑर्गेनाइज संगठन है जो गरीबों और ज़रूरतमंदों को चुनते हैं, जिनके अकाउंट में रुपए आते हैं और ऐसे काम करवाते हैं। ऐसे लोग जिनके अकाउंट में अनजान खातों से पैसे आते हैं, उन सब में एक बात कॉमन थी कि वो सब ज़्यादातर हाईवे के किनारे ही कुछ ना कुछ काम करते थे या किसी ऑफिस में जहाँ पर ऐसे काम करवाए जा सकें। मीरा ऐसे कुछ लोगों का अकाउंट लेके उन अनजान व्यक्तियों से मिलती है जिनके अकाउंट से रुपए भेजे जाते थे। वे व्यक्ति एक लड़के के बारे में बताते हैं जो उस एरिया में सबका, गरीबों का फ्री में अकाउंट खुलवाता था, आधार बनवाता था, अन्य भी उनके काम करवाता था। अब मीरा और सुब्रमण्य उस व्यक्ति को भी पकड़ते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, तो वो बताता है ये रुपए मुझे किसी अकाउंट से नहीं बल्कि फ़ोन पर एक जियोग्राफिकल लोकेशन आता है जहाँ पर बैग में मुझे रुपए मिलते हैं। सच में ये सीक्रेट नेटवर्क रोबोट की तरह काम करता है। कोई नहीं जानता है कि इसे कौन कंट्रोल करता है। मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है। मीरा फिर उमा से पूछती है। उमा बताती है ये डार्क बैंकिंग है। ऐसा तो मैक्सिकन ड्रग्स कार्टेल काम करती है और ये इंडिया में भी। मैं तो हैरान हूँ। उमा बताती है कि भास्कर ने लगभग 300 लोगों के खातों में रुपए भेजे हैं जिनका आपस में कोई लिंक नहीं है। कोई मैकेनिक है तो कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई कुछ और है, कोई पेट्रोल पंप पे काम करता है, कोई रजिस्ट्रार ऑफिस में काम करता है, कोई मर्चरी में काम करता है, कोई होटल में काम करता है। आगे मीरा कहती है लेकिन इनमें कुछ ना कुछ ज़रूर कॉमन है और ये कि ये ज़्यादातर हाईवे पर काम करते हैं और पैसों या सोने आदि के लिए बेरहमी से हत्या करके एक्सीडेंट का नाम देते हैं। फिर उमा कहती है फिर गंगाधर की हत्या क्या पैसों के लिए हुई थी? मीरा कहती है नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा कीमती चीज़ के लिए, और इसी चीज़ को ढूंढने के लिए मैं बेताब हूँ। तभी अचानक मीरा के दिमाग में एक बात क्लिक करती है कि उस रात तीनों को आखिर अस्पताल में
एडमिट किसने कराया? फिर मीरा को जंगल रोज के पास दिखाया जाता है, जहाँ मीरा उससे पूछती है, उस दिन हॉस्पिटल में तुम ही थी, तुमने ही उन्हें एडमिट कराया था, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आखिर किस से डर गई थी? यही जंगल रोज कुछ बताती है, लेकिन दिखाया नहीं जाता है, ये मिस्ट्री रखी जाती है। तभी हेड कांस्टेबल सुमड़की का फ़ोन आता है। वो बताते हैं कि भास्कर के फ़ोन पर एक नया जियोग्राफिकल कोड आया है। मीरा को इसके बारे में पहले से पता था। फिर वो मीरा सुब्रमण्य से पुन्नुदुराई और भास्कर को अर्जेंटली कहीं और शिफ्ट करने को कहती है। आगे वो उमा को भी फ़ोन करती है, कहती है बिना कुछ कहे हुए जो मैं कहती हूँ उसको फॉलो करो। फिर जो कोड आया था वहाँ पर मीरा और सुब्रमण्य पहुँच जाते हैं। वहाँ पर मीरा को अपने बेटे कविन का टैब मिलता है। तभी वे गुंडे पीछे से आ जाते हैं, दोनों पर हमला करते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर आता है एक नया सच सामने जो सबका चौंका देता है। गैंग मास्टर मीरा के दोस्त उमा का पति और मीरा का क्लासमेट प्रसाद होता है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ रोज बताती है कि उस दिन मैं घर छोड़कर भाग रही थी। रोड पर वो एक्सीडेंट मेरे सामने हुआ। वो बच्चा मुझे माँ माँ कहकर पुकार रहा था। उसने मेरी गोद में दम तोड़ा। अस्पताल में आपको तड़पते हुए देखकर मेरा दिल कर रहा था कि आपको गले लगा लूं, लेकिन मैं डर गई थी, क्योंकि वो आदमी जो आपके बगल में खड़ा था, जो एक्सीडेंट की जगह पर था, इसीलिए मैं वहाँ से चली गई कि आपको कोई मेरी वजह से खतरा ना हो। और बाद में मैं बिल्ली की तरह आपके पीछे आई। फिर इधर वर्तमान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रसाद मीरा से कहता है, मैंने तुमको हल्के में लिया, तुम्हें उसी दिन मर जाने दिया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं है, वो अधूरा काम आज पूरा हो जाएगा। मीरा कहती है, क्या ये पैसा 100 साल तक चलेगा? मासूमों के परिवार को उजाड़ कर तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रसाद कहता है, मैं तो पैसों के बिना एक दिन भी नहीं जी सकता। इतना कर्ज हो गया था कि मैं मर रहा था, लेकिन एक दिन एक हाथ आया जिसने मुझे इस कर्ज से उबारा। वो हाथ भगवान का था या शैतान का, मैं नहीं जानता, लेकिन पैसा बहुत मिला। वो बेरहम हंसी हंसता है, कहता है, उस दिन एक्सीडेंट का प्लान गंगाधर का था, लेकिन तुम्हारी फैमिली तो बेकार में फंस गई। ये पर्सनल नहीं लो, ये तो बस बिजनेस है। मीरा कहती है, पर्सनल लूँ? मेरी फैमिली बर्बाद हो गई, मेरी फैमिली ख़त्म हो गई और मेरे लिए पर्सनल नहीं होगा? तुम लोगों ने इस सड़क को नरक बना दिया है। क्या ये बिजनेस है? लोगों की हत्याएं करना, यही बिजनेस है? तुझे, भास्कर को और दुराई को ढूंढ कर सबका बदला लूंगी, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। तभी एक सच और सामने आता है। वो है सिल्वा, माया का दोस्त। वो कहता है, मीरा, मीरा, तू एक भास्कर दुराई की बात कर रही है? मेरे पास ऐसे हजारों भास्कर और दुराई हैं। इस नेटवर्क को समझने के लिए दिमाग चाहिए और टाइम, जो तेरे पास नहीं है। हाँ, अगले जन्म में आना। जैसे ही सिल्वा हमला करने चलता है, उमा आ जाती है, फायर करती है। प्रसाद को देखकर वो चिल्लाती है, तूने पैसों के लिए इतना गंदा काम किया? फायर की आवाज़ से सारे गुंडे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी मीरा, उमा और सुब्रमण्यम भी अपनी जान बचाने में सफल हो जाते हैं। भागने के दौरान मीरा उस लुटेरी बेरहम औरत को उसके कर्मों की सजा देती है। अब सीन पीछे का दिखाया जाता है, जहाँ सिल्वा माया के पास आता है, जो रो रहा होता है। वो कहता है, मुझसे गलती हो गई। तब दिखाया जाता है कि माया जब ट्रक के सामने कूदा था तो ट्रक वाला उसको बचाने के चक्कर में सामने से आ रही कार को ठोंक देता है, जिसमें कार में सवार सारे व्यक्ति ऑन स्पॉट खत्म हो जाते हैं और जिनका सोना और पैसा लेकर मीरा भाग आता है। फिर वो माल सिल्वा को दिखाता है। सिल्वा तो बहुत खुश हो जाता है और माया को समझाता है कि अगर ट्रक ने तुम्हें ठोंक दिया होता तो तुम्हारे आगे पीछे कोई रोने भी नहीं आता। अरे ये धन तो तुम्हारी किस्मत में आया है, अपने आप चल कर आया है। माया को भी कुछ समझ में आता है। फिर क्या था, माया सभी कर्जदारों से अपने अपमान का बदला लेता है, सबको अपने पैरों में झुकाता है और असल का डबल देता है। फिर क्या, माया रोड पर होने वाले एक्सीडेंटों को ही लूटने लगा, यही उसका धंधा बन गया।
एक दिन माया सिल्वा से कहता है, जब रोड पर एक्सीडेंट कम हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए अब पेड़ से फल गिरे इसका इंतजार करने से अच्छा है कि हम पेड़ पर चढ़कर खुद फल तोड़ेंगे। अर्थात माया ने अब एक्सीडेंट होने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि वो ऐसा नेटवर्क स्थापित करेगा, ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि एक्सीडेंट खुद हो। और माया यही करता है। एक्सीडेंट करने के लिए माया गाड़ियों को पंचर करना शुरू करता है। वो पता लगाता है किस गाड़ी में पैसा है, किस गाड़ी में सोना है, फिर उनका एक्सीडेंट करवा देता है और लूटने लगता है। फिर आगे माया सिल्वा से कहता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर हमें लंबे समय तक काम करना है तो एक ऐसा नेटवर्क बिछाना होगा जिसमें दो लोग काम करें। एक वो लोग जो मनी के लिए केवल इन्फॉर्मेशन दें, एक वो लोग जो मनी के लिए एक्सीडेंट करवाएं, अर्थात मनी के लिए काम करें। और ये सब आपस में किसी को ना जानते हों, वो किसके लिए क्यों कैसे काम करते हैं, सभी के खाते में बस पैसा जाता रहे, वो लोग काम करते रहें, तभी हम बहुत दिनों तक ऐसा काम कर पाएंगे। इस प्रकार माया ने एक ऐसा लंबा नेटवर्क स्थापित कर लिया था कि लालच में आकर ऐसा मौत का नंगा नाच नाचा रोड पर कि उसको देखकर यमराज भी कांप जाते। माया ऐसा नेटवर्क बनाता है जहां बस मौत मौत बस मौत नजर आती है। और ये सब काम सौंप कर माया कुछ दिन के लिए बाहर चला जाता है। सिल्वा और प्रसाद ये काम देखते हैं। तभी इधर उमा मीरा को दिखाया जाता है, जहां उमा मीरा को प्रसाद के प्राइवेट फार्म हाउस ले जाती है, जहां एक तस्वीर नजर आती है जिसमें तीन लोग हैं, प्रसाद और सिल्वा। लेकिन बीच वाले के बारे में मीरा को अभी कुछ नहीं पता है। तभी हेड कांस्टेबल सुब्रमण्य का फ़ोन आता है। वो तीसरे आदमी की पहचान बताते हैं कि वो तीसरा आदमी माया है, जो सिल्वा का दोस्त है। वो 10 साल पहले कॉलेज का प्रोफेसर था। मीरा सब समझ जाती है कि इनका मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि ये माया ही है। इधर मीरा काफ़ी दिनों से इस तहकीकात तो कर ही रही थी, वो गंगाधर की भी डिटेल निकाल लेती है। वो जान जाती है कि ये गंगाधर कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि स्मगलिंग करने वाला है। ये स्मगलिंग करने वालों को सलाह देता है। अगले 2 दिनों में केरल से NH-44 पर मुंबई के लिए 500 किग्रा गोल्ड जाने वाला है। इसका प्लान गंगाधर ने ही बनाया था, जिसको चोरी करने के लिए माया और उसकी गैंग ने उसकी हत्या की थी। अब इधर माया को भी दिखाया जाता है, जो मीरा को नज़रअंदाज करके गोल्ड लूट कर, अर्थात एक बार में ही बड़ा हाथ मारकर विदेश शिफ्टिंग का प्लान बनाता है। लेकिन मीरा उससे कहीं आगे थी, वो उसके प्लान में सेंध लगा देती है। सिल्वा और प्रसाद को इधर दिखाया जाता है, जो कार लूटने जाते हैं जिसमें 500 किग्रा सोना आ रहा होता है। सिल्वा का कार लूट लेता है और माया को फ़ोन करता है। जब माया कहता है सिल्वा से कि अरुमाई चंद्रन से बात कराओ, तो वो कहता है वो कार में नहीं है। माया सब समझ जाता है, सिल्वा को तुरंत कार से उतरने को बोलता है, लेकिन सिल्वा 500 किग्रा सोने के लालच में अंधा हो जाता है, उसकी बात को अनसुना कर देता है। तभी कार बूम अर्थात उड़ जाती है। मीरा मीरा ने माया के दोनों हाथ काट दिए, अर्थात सिल्वा और प्रसाद अब दोनों कार में मर गए थे। अब मीरा माया का आमना सामना होता है, जहां माया को मीरा कई बार शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती है। माया कम चालाक नहीं था, वह मीरा को इमोशनल ब्लैकमेल करता है, उसके इमोशन से खेलता है। तब माया के सामने मीरा आ जाती है। मीरा जब माया पे हमला करती है तो माया ही उसको बहुत पीटता है और काफ़ी घायल कर देता है। और तभी माया को एक बॉक्स नज़र आते हैं जिसमें गोल्ड होता है। ये गोल्ड जो होता है मीरा ने लूटा था। मीरा उसका जो अरुमाई चंदन था उसका प्लान समझ गई थी, क्योंकि अरुमाई चंद्रन भी उसी के साथ काम करता था, गंगाधर के साथ। ये सब स्मगलर थे। और अरुमाई चंद्रन था जो उसकी सेकंड वाइफ थी, पद्मा प्रिया, जो भी एक स्मगलर थी, वही सोना लेकर आ रही थी। पद्मा प्रिया वही लड़की थी जिसने माया पर झूठा उत्पीड़न का आरोप लगाया था और मीरा ने उसको भी कैद कर लिया था। जब माया मीरा को मारने वाला होता है तो वही लड़की बोलती है, माया सर, माया सर। ये आवाज़ सुनकर माया सुन्न रह जाता है। एक पल के लिए चक्कर खाकर ढेर हो जाता है, लेकिन फिर उठकर पद्मा पर भूखे शेर की तरह झपटने चलता है। लेकिन बीच में मीरा आ जाती है और उसी गोल्ड के टुकड़े से उसका सर तब तक कुचलती है जब तक माया मर नहीं जाता।
मीरा के आखिरी लफ्ज थे, गोल्ड इज जस्ट मेटल एंड मनी इज जस्ट पेपर, अर्थात गोल्ड तो केवल एक तत्व है, मनी तो केवल पेपर है, सबसे बड़े तो रिश्ते होते हैं। तो दोस्तों, द रोड एक डार्क और इमोशनल क्राइम थ्रिलर है, जहां त्रिशा की दमदार एक्टिंग और सबीर के विलेन अवतार ने दर्शकों को बांधे रखा है। अगर आप एक अच्छी मिस्ट्री और रिवेंज ड्रामा देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ज़रूर देखो। यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।